Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are continuing with discussion of the Hindu newspaper of December 28, 2023. Starting with the first article, Rajnath Singh, our defense minister, have said that all those who were in the terrorist attack on the security forces will be given due justice और इसमें important कीवर्ड है हार्ड इंटेलिजेंस. इसका मीनिंग क्या है? बेस्ड ऑन हार्ड इंटेलिजेंस मींस कि उस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रस्टिंग वाज मोर। हम्म. दो टाइप का इंटेलिजेंस होता है, ओपन सोर्स होता है और ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है और सिग इंट होता है. तीन होता है. OIST, सिग्नल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस. ह्यूमन मतलब ह्यूमन के थ्रू मिल रहा है मुझे इंटेलिजेंस. सिग्नल मतलब कि आप सैटेलाइट के यूज़ करते हो, बाकी सब. ओपन सोर्स मतलब जो ओपन प्लेटफॉर्म पे है, मीडिया, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एक्सेट्रा. यूनियन गवर्नमेंट बैन्स मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर फैक्शन अंडर द एंटी टेरर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट फॉर 5 years. जो युवा पर 1967 के अंदर में मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर फैक्शन, इसको बैन किया गया. We discussed yesterday regarding the India-Russia ties, why India and Russia maintain a stable relationship over the last 70 years. और several एरिया में agreement हुआ. फॉर एग्जांपल क्लीन एनर्जी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, आर्म्स सप्लाइंग, कनेक्टिविटी, ट्रेड एक्सेट्रा. जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट सेम है और एक तरह से म्यूचुअली बेनिफिशियल है दोनों के लिए. इसलिए स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस एक वर्ड है कि दोनों का जो ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, वो कन्वर्ज करेगा एक जगह पर. इसलिए स्टडी है, रिमेन्स वेरी स्ट्रॉन्ग. We discussed that due to the cyclone, there are cases of several disasters, such as first one oil spill जो एन्नौर क्रीक में हुआ था. तो उसके साथ साथ दूसरा एक और हुआ अमोनिया गैस लीक इन द फर्टिलाइजर प्लांट. This is an example of the industrial led disaster due to the, ये डिजास्टर के कारण है ना, तो फिर नेचुरल डिजास्टर के कारण हो रही है ये चीज, ह्यूमन हाँ, एलिमेंट नहीं है इसमें. तो लेकिन हाँ होगा तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर ही। हाँ, इंडस्ट्रियल डिजास्टर. तो इसमें बोलना है कि सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं लॉन्गर टर्म में. तो अपार्ट फ्रॉम डॉट डैट विच वी हैव मेंशन इन द आंसर्स, तो और कुछ इनोवेटिव पॉइंट है इसमें कौन सी हमारे पास अमोनिया लीक के हिसाब से? नहीं, अभी मेरे माइंड में तो नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। मतलब सिंपल मेजर्स ही मेरे हिसाब से इफेक्टिव होंगे, बट ये कि उसको पीरियोडिकली उसी विल के साथ इम्प्लीमेंट करना ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे। हम्म. ठीक है. NDMC के बारे में बताओ. न्यू दिल्ली न्यू म्युनिसिपल काउंसिल. सरप्लस मतलब यही कि लोकल बॉडी है, एंड अगर हम यहाँ बात करें प्रेजेंस ऑफ सरप्लस बजट रेवेन्यू टू टॉप, तो इट रिफ्लेक्ट्स यहाँ पे सी जैसे न्यू दिल्ली में एरिया स्पेसिफिक वी हैव द लोकल बॉडी इज आल्सो डिवाइडेड, तो वो एक ज्यादा इफेक्टिव और टारगेटेड मेजर की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सरप्लस बजट दे आर प्रेजेंटिंग, तो दिस इज आल्सो पॉजिटिव साइन कि वी नीड टू नाउ लुक इनटू कि क्या ऐसे स्टेप्स लिए गए। हमने ऑफ लेट दो मेजर सबसे ज्यादा बात करी है, एक तो प्रॉपर्टी टैक्स, वहां पे मेजर्स लिए जा रहे हैं, प्लस जो एडवर्टाइजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो टीवी स्क्रीन्स है, वहां से ज्यादा सरप्लस रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है लोकल बॉडी, स्पेसिफिकली दिल्ली के केस में। तो आई थिंक ये दो मेन मेजर्स हो सकते हैं सरप्लस बजट का। एंड आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहो तो? नहीं, इसमें और मैं देख रहा था कि कुछ जो NDMC है इनको ज्यादा ऑटोनॉमी मिला है कि नहीं, वो मैं देख रहा था एक बार. ये हम्म। वैसे ही है, बाकी ऐसा स्टेट में होता है. इन्होंने लिखा भी है जियो टैगिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज टू वाइडन द सिविक
बॉडीज टैक्स बेस, ये फ्यूचर मेजर है, मतलब इसको भी करना है इम्प्लीमेंट। बट एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज्यादा रेवेन्यू, एक तो जो बिल बोर्ड्स हैं उनको रेंट पे दिया जाता है फॉर हम्म। एडवर्टाइजमेंट, बट ऑफ लेट बिकॉज वी आर सीइंग कि टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया तो Police arrest former critical for duping several five-star hotels. Having cheated multiple five-star hotel resort इतना, as well as cricketer ऋषभ पंत of 1.68 crore. ओ ऋषभ पंत मतलब को चीट किए थे, ये नाम हाँ। मृणाल सिंह। रैली सीकिंग कनाडा एज साइन बोर्ड टर्न्स वायलेंट इन बेंगलुरु। तो उसमें क्या हुआ कि 20-30 शॉप्स इन द कोर बेंगलुरु रीजन, जहाँ पर एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रहते हैं, जब बिजनेस हब है, वहाँ पर तोड़ा गया, फाड़ा गया और पत्थरबाजी भी किया गया। कि आप इंग्लिश क्यों लिखे उसमें, कन्नड़ में लिखे। तो ये चीज़ एक तरह से जो इन लोग हैं उन लोगों को सही में समझ में आता है कि नहीं, कि इंग्लिश अगर नहीं रहेगा तो उल्टा उन्हीं का घाटा है। क्योंकि बाकी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो मिलता है नॉर्थ इंडियन, बाकी से गुजराती और मुंबई से लोग इन्वेस्ट करते हैं मुंबई में, बैंगलोर में, वो फिर जाके कोई और स्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटी घटेगा एक तरह से। हम्म, हाँ ऐसा ये कर तो सकते हैं बिल्कुल। कि इंग्लिश रहे, साइड में छोटा सा कन्नड़ लैंग्वेज होना चाहिए, हैशटैग देकर, होता है हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, तब हाँ, ये चलता है। होता भी है, स्टेट ऑफ हम्म। पंजाब में ऐसे ही होते हैं जो साइन बोर्ड जहाँ पे पंजाबी भी होती है एंड इंग्लिश नहीं भी यहाँ पर, मेंशन्ड होती यहाँ बात कर रहे ये एडवर्टाइजमेंट का बात कर है। रहे ये हैं, बिल बोर्ड एडवर्टाइजमेंट में हाँ बात कर रहे इनका। हैं। नाम जो लिखा हम्म। हुआ है ना, जैसे कोई भी कैफे हाँ का ये नाम तो। है ना, उसको भी कन्नड़ में हम्म। लिखे, हर चीज नहीं, में। लेकिन उसके पीछे पर्पस क्या है, ये तो अब लोकल्स का वही रिजेंटमेंट दिखाता है टुवर्ड्स इंग्लिश या एनी अदर लैंग्वेज। जैसे इम्पोजिशन ऑफ हिंदी की बात की जाती है एजुकेशन में, तो सर्दर्न स्टेट ज्यादा रिवोल्ट करती हैं। तो एक उसी तरीके से वही उसी फॉर्म का हम बात कर सकते हैं कर्नाटका इंग्लिश। रक्षणा वेदिका, ये एक इम्पोर्टेंट प्रेशर ग्रुप होगा विथ टॉक्स अबाउट ऑलवेज कि कन्नड़ लैंग्वेज होना चाहिए, कन्नड़ लैंग्वेज प्राइमेसी होना चाहिए, हर जगह कन्नड़ लैंग्वेज होना चाहिए, पकड़ पकड़ के कन्नड़ बोलवाता है। तो ये थोड़ा सा एक तरह से शिवसेना जो है ना, एमएनएस, अगर मुंबई में एमएनएस जो है, राज ठाकरे का पार्टी है, उसके हिसाब से भी मुंबई मुंबई नव निर्माण सेना ऐसे नाम है एमएनएस का, तो उसके टाइप के ही। तो हम लोग इसका बात किए थे कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऐसा हो सकता है कि जो साइन बोर्ड है उसमें छोटा सा कहीं पर कन्नड़ लिख सकता है, ताकि कोई भी अगर नहीं पता इंग्लिश किसी को तो कन्नड़ पढ़ के समझ में आ जाए, लेकिन पूरा रिप्लेस नहीं हो सकता। और ये एंटी बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, विच विल बी लॉस फॉर बोथ द लोकल पीपल एज वेल एज द स्टेट, जो बेंगलुरु है उनके उनके लिए भी। गजेंद्र सिंह शेखावत talking about the Satluj Yamuna link canal issue between the Punjab and Haryana. Punjab always allege that Haryana shares maximum amount of water तो सतलज से, तो वो बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बियास एंड रवि रिवर। Canal was conceptualized for effective sharing of water between the two states from the Ravi and BS. तो हरियाणा बोलते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन पंजाब बोलते हैं कि पंजाब को ज्यादा मिलना चाहिए, एक तरह से, तो इसी पर इशू है। राजस्थान HC, राजस्थान हाई कोर्ट अनहैप्पी ओवर द एब्सेंस ऑफ कंटीजेंसी प्लान फॉर द SC ST विक्टिम ऑफ वायलेंस। इंपॉर्टेंट है, SC ST एक्ट हो गया। दूसरा कि राजस्थान के अंदर में रूल्स 1995 प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर रूल्स है विद स्पेसिफिक ये। तो कंटीजेंसी प्लान क्या होना चाहिए, हाँ जी, तुम्हारे अकॉर्डिंग। कहाँ पे आप बात करें एग्जैक्टली, एस सी राजस्थान एस हाई टी कोर्ट। हाँ, इन जनरल कंटीजेंसी प्लान होना चाहिए हर एक स्टेट के अंदर में।
विक्टिम्स दे ऑफ दिया हुआ वायलेंस। है। इसमें डिफरेंट तो क्या होगा, मतलब रिहैबिलिटेशन रिलीफ फाइनेंशियल असिस्टेंट, फिर एनएचआर से डायरेक्ट एक मैकेनिज्म होना चाहिए, शू मोटो ले सकते हैं उसमें। हाँ ये उसके मेजर्स बाद हो सकते हैं, जो एक्ट है। ठीक है, मतलब सेपरेटली ये मेजर्स हो सकते हैं। ओके। एनजीटी टेक, एनजीटी कोड, एनजीटी ये कौन से एक्ट के अंदर में, कौन सी? एक्ट इज आई थिंक वाटर, वाटर से रिलेटेड एक्ट है, वाटर पोल्यूशन, प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। अपना इसका एक्ट है एनजीटी एक्ट 2010। एक और बॉडी है जिसका, वो कौन सी बॉडी है, मतलब उसमें ये सीपीसीबी, कंफ्यूजन हो। सीपीसीबी। ईपीसीबी, हाँ राइट। सीपीसीबी तो एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव नहीं मतलब बॉडी है वो। एनजीटी एक तरह से क्वाजी जुडिशियल बॉडी है एनजीटी। हम्म। सीपीसी तो रेगुलेट करता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो है वाटर एक्ट के अंदर में आता है। हम्म। प्रिवेंशन ऑफ वाटर और पोल्यूशन। एयर एक्ट जो 1974 वाटर एक्ट है उसके अंदर बना, और एयर एक्ट 1981 में उसको भी एक तरह से उसके अंदर प्रोविजन दिया गया है। नहीं, पावर्स सीपीसीबी इस एयर एक्ट के अंडर है और बनाया गया वाटर एक्ट के अंडर है, तो ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, उल्टा होगा फिर। तो एनजीटी का अपना एक्ट है 2010। तो इट हैज टेकन सुओ मोटो, मतलब खुद से, कि ऑलरेडी लीक हो चुका है, तमिलनाडु गैस लीक हो चुका है उसके कारण। इट हैज टेकन सुओ मोटो कॉग्निशंस ऑफ द अमोनिया गैस लीक फ्रॉम द कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, अ फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एन्नौर। तो एन्नौर में ही हुआ था ऑयल स्पिल, और यहाँ पर भी गैस। तो कैसे पता लग सकता है कि सेवरल पीपल उस रीजन के अंदर में दे हैव रिपोर्टेड ब्रेथलेसनेस, इरिटेशन, स्किन इन द आईज एंड स्किन आफ्टर लीकेज ऑफ अमोनिया। तो डायरेक्शन दिए गए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू फायर रिपोर्ट ऑन द इंसिडेंट। तो ये बात है कि हाई लेवल्स ऑफ अमोनिया पॉसिबल फार हायर देन द टीएनपी, तमिलनाडु पीसीबी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो 2090 माइक्रोग्राम, जो 400 एवरेज होता है, बहुत ज्यादा था। डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड क्रिटिसिज्म रहा है हमेशा कि जो बायसनेस इन द इंडिकेटर है वो दर्शाता है, फंडिंग जो है वो एक तरह से मोस्टली चाइनीज फंडिंग है, या फिर जो डोनर है, डोनर बायस का बात करते हैं, इसमें स्टैंडर्ड जो है इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट के पास नहीं है। तो बहुत सारे इशू है डब्ल्यूएचओ के अंदर में। तो उनका स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट हेल्थ, सैनिटेशन, विमेन, डाइवर्सिटी, कभी कभी क्या होता है कि इट इज मोस्टली ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज के स्टैंडर्ड पे चलता है। तो इंडिया को जो आप उसके अकॉर्डिंगली आप जो कंपेयर करते हो, तो कहीं ना कहीं इंडिया पीछे आ जाता है। तो इसी बात कर रहे हैं कि दोनों डिफरेंट कैसे। देयर इज अ इमेजिन डिबेट ऑन द नंबर ऑफ इशू रिलेटेड टू द वन ऑफ दिस ग्रोथ स्टैंडर्ड इन इंडिया। तो पहला ही है स्टैंडर्ड हाउ द चिल्ड्रन ग्रो, सबका डिफरेंट है, यूएस का डिफरेंट है, इंडिया का डिफरेंट है, इन्वायरमेंट डिफरेंट है, यहाँ पर वाटर डिफरेंट है, और जो डाइट वो भी डिफरेंट है, हाई प्रोटीन फूड है यहाँ पर, हाई कार्ब फूड है, सबका डिफरेंट है एक तरह से। स्कूलिंग का पैटर्न भी डिफरेंट है इंडिया में। जेनेटिक ग्रोथ, जेनेटिक डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत कम फैट खाने का भी कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, वहाँ ऐसा नहीं है, यूएस और बाकी जगह पे। तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एवरेज हाइट कंट्री का, ये हर कंट्री के बारे में डिफरेंस एक होता है। इसलिए हम लोग ड्यू स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, बनाना चाहिए हर एक कंट्री का अकॉर्डिंगली, मेरा अकॉर्डिंग। तो कुछ बोलना मानसी? नहीं औशिक, वो ये रिफॉर्म्स और जो प्रॉब्लम्स है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं।
हम्म। तो ऐसे हमारा अभी कमिटी इंस्टीट्यूट की है जिसमें बताते हैं कि दे विल ट्राई टू स्टडी अबाउट द चाइल्ड ग्रोथ इन द कंट्री, और उसके बाद फिर नेशनल ग्रोथ चार्ट बनाएंगे इफ नेसेसरी। तो एक तरह से एक लॉजिकल कंक्लूजन है इसका आर्टिकल का, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेशनल कंपैरिजन और इवन इन द इंट्रा कंट्री ट्रेड्स। तो कंट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड भी नहीं बना सकते, क्योंकि नॉर्थ का, फिर नॉर्थ ईस्ट का, साउथ का, सबका थोड़ा डिफरेंट स्टैंडर्ड है। अगर सही में डील करना है ग्रास रूट लेवल में, तब जाके। तो इसमें एक बताया कि कैसे हम लोग मिड डे मील में प्रोटीन हाई कर सकते हैं या फिर न्यूट्रिशन कैसे दे सकते हैं, तो इंक्लूडिंग द एग्स इन द मिड डे मील स्कीम्स। इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक्ट करना चाहिए। अगर कोई वेजिटेरियन है तो एग के अलावा दूध दे सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, काउंटर इंसर्जेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर मस्ट नॉट टारगेट सिविलियन इनडिस्क्रिमिनेटली। तो देखा जाता है कि कुछ 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 जगह पे देयर देयर इज यूज ऑफ अनएबिटेड वायलेंस, और देयर इज अ increased chance of human rights violation under the due stress that has been given to the जवान्स at the ground level। तो मिलिटेंट्स का हमेशा से ऐसा रहा है कि आप टेररिस्ट अटैक करें, उसका जो रिपरकेशन होता है उसके अकॉर्डिंगली मिलिटेंट फिर साइकोसिस, फियर साइकोसिस क्रिएट करते हैं, और सोशल मीडिया में प्रोपागेंडा और थ्रू अदर चैलेंजेस, अदर चैनल्स, फॉर एग्जांपल नॉन स्टेट एक्टर का यूज या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का यूज करके एक तरह से एसिमेट्रिक वॉरफेयर किया जाता है। तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर भुला जाए मानसी तो क्या है, एक लाइन में? asymmetric warfare is लाइक जो दोनों पावर्स, अगर हम मतलब पावर्स तो नहीं वर्ड यूज करेंगे, दोनों जो पार्टीज है, जो अटैकर्स और जहाँ पे अटैक किया जा रहा है, तो उनकी वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं। जैसे इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट है, सो इंसर्जेंट्स के पास इतनी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस नहीं है, तो दैट इज व्हाई दे आर डेयर टू द गुरिल्ला टैक्टिक्स कंपेयर टू द इंडियन आर्मी, तो वी आर मोर पावरफुल। तो ये एक एग्जांपल है एसिमेट्रिक वॉरफेयर का। तो ठीक है, इसलिए वो मतलब हेल्प सिमेट्रिक सिविलियंस वॉरफेयर की। मतलब कि दो कंट्री के लड़ाई हो रहा है आपस में, तो आर्मी के थ्रू हो रहा है। एसिमेट्रिक वॉर के आप जो यूज कर रहे हो, हम लोग वो चैनल मेथड यूज नहीं कर रहे, हम लोग डिफरेंट मेथड यूज कर रहे हैं। प्रॉक्सी वॉरफेयर हो सकता है एसिमेट्रिक वॉरफेयर। यूज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स बाय द पाकिस्तान, एसिमेट्रिक वॉरफेयर कॉन्सेप्ट है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर हो सकती है जब आप फंड कर रहे हो लोकल एनजीओ को, सिविल सोसाइटी को और लोकल पॉपुलेशन को पत्थर मारने के लिए, वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर हो गया। एसिमेट्रिक वॉरफेयर हो गया कि आप ऑनलाइन आप ट्रेंड टैग कर रहे हो, पुलवामा वॉज अ होता है इनसाइडर थिंग, ऐसे से वो भी एसिमेट्रिक वॉरफेयर हो गया। जो हर चीज से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साइबर हो गया, सब एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर में। तो एक एग्जांपल हुआ है कि इंडिया, अगर जम्मू कश्मीर अगर लेजिटिमेसी क्रिएट करना है, तो जो वायलेंस ऑफ फोर्स है इसको थोड़ा जस्टिफिकेशन होना चाहिए और अकाउंटेबल बढ़ाना चाहिए एग्जीक्यूटिव को। तभी जाकर के आर्मी हैज टेकन स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द सीनियर ऑफिसर, और एंड दे प्रॉमिस फॉर इंश्योरिंग क्विक एंड जस्ट डिलीवरी ऑफ द जस्टिस इन अ फर्म मैनर। तो फेक काउंटर ऐसे इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ कंडक्ट चलना चाहिए। लेकिन बहुत दिक्कत होता है, बहुत मुश्किल इसलिए है कि आर्मी को पता नहीं चलता है कि जो सामने में लोग हैं वो जनरली वो एक तरह से माइंडसेट में, किसी किसी लोग के माइंडसेट में अगर इल इंटेंशन है टुवर्ड्स इंडिया और बाकी सब में, हो सकता है वो जेन्युइनली सिंपल आदमी हो, लेकिन उसके हाथ में गन है नहीं है कैसे पता लग सकता है? एप्पल भी हो सकता है पॉकेट में, अगर ऐसा दिखा रहे हो तो कुछ भी हो सकता है। तो बहुत इन अ टेंस सिचुएशन, तो क्विक डिसीजन मेकिंग काम आते हैं यहाँ पर। लेकिन वही है कि कॉशियस अप्रोच अपनाना चाहिए ग्रास रूट लेवल पर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल। तो इसमें बात हो रहा है कि जो इंडिया का बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, उसमें क्या क्या फीचर्स होना चाहिए। पहला कि हैप्पीनेस होना चाहिए इंडिया में। जरूरी नहीं कि वेस्टर्न कंट्रीज रईस है वो डेवलप्ड है तो हैप्पी है। तो हम लोग हैप्पी पे फोकस करना है, हैप्पी तभी आ सकते हो सकते हैं
जब हर एक एरिया पे, फॉर एग्जांपल जीडीपी पर कैपिटल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकता है, हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा, चॉइसेस, आपका इंडिपेंडेंसी बढ़ जाएगा, सेल्फ इंडिपेंडेंसी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ द वुमेन, बाकी सबके लिए करप्शन कम हो जाएगा, सोशल सपोर्ट सब में मिल सकेगा। तब जा करके आप एक जनरल जो ट्रेंड सोसाइटी है वो हैप्पी की तरफ जाएगा। तो ये बात। दूसरा है कि सोशल कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखा जाता है कि हमेशा हम लोग बात करते हैं नेचर को हमेशा ह्यूमन डेवलपमेंट से अलग करते हैं, तो इन्वायरमेंट की तरफ से चलना चाहिए, नेचर को इंक्लूड करना चाहिए, सस्टेनेबल गोल का बात करना चाहिए, प्लस ह्यूमन कैपिटल का बात होना चाहिए, सोशल कैपिटल का बात होना चाहिए, ताकि बीच में दरारियां खत्म हो, आपस नॉर्थ साउथ डिवाइड या फिर रिलीजन के बीच में डिवाइड, कास्ट के बीच में डिवाइड हो, सब खत्म हो, तब जा करके हो सकता है क्राइम डेवलपमेंट साइकिल। उसके बाद दूसरा है कि जीडीपी एक मेजरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। उससे हट करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस हो गया, गिनी कोफिशिएंट हो गया, तो और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, ग्रीन इंडेक्स हो गया, जेंडर इंडेक्स हो गया, एक्सेट्रा। तो उसमें और भी इंडेक्सेस को ऐड कर सकते हैं, ताकि ओवरऑल जो ग्रोथ है बाकी समय भी रहे, सिर्फ जीडीपी बढ़ने से फायदा नहीं होगा। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, कितना परसेप्शन है करप्शन का कंट्री के अंदर में, जेंडर इक्वालिटी, वर्ल्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द पीटी पर्सपेक्टिव ऑल्सो। और तो एक बार लास्ट में ले लेंगे, जब रिवाइज करेंगे मार्च के समय में। हाँ जी। ठीक है, औषध मूव फॉरवर्ड। हम्म। तब जाकर के जो ओवरऑल एक है कि लेबर मार्केट का इंटीग्रेशन, कॉम्पिटिटिवनेस, फाइनेंशियल सोशल इंक्लूजन, गवर्नेंस, तब जाके हो सकता है लॉन्ग टर्म। तो विकसित भारत मतलब ये मेकिंग हेल्थ और टॉप प्रायोरिटी इन 2024। तो कोविड 19, जूनोटिक डिजीजेस ये दिखाता है, फिर सीवीडी, राइज ऑफ सीवीडी, डायबिटिक, एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ये दिखाता है, कैंसर भी बढ़ते जा रहा है फीमेल मेल के अंदर में। तो बढ़ते जा रहा है कि हेल्थ जो होना चाहिए वो टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि पॉल्यूशन के कारण भी हेल्थ क्राइसिस हो रहा है। और प्लस मेंटल हेल्थ का भी इसमें इशू आता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, रात को सोना नहीं है। फिर आपको और भी एरियाज है, फॉर एग्जांपल अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, एडीएचडी हो गया, बाइपोलर और डिसऑर्डर हो, एक्सेट्रा। तो इतने सारे इंडिया कोड इनका स्टैगरिंग कॉस्ट ऑफ $4.58 ट्रिलियन बिटवीन 2012 एंड 2030। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, प्रेरणा को लिख लेना, एनसीडी मेंटल हेल्थ के कारण तो इतना लॉसेज है $5 ट्रिलियन का। इसलिए हम लोग को फोकस करना चाहिए इसके ऊपर में, कंट्रोल फॉर कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, 75-25 इनिशिएटिव। 75-25 पढ़े थे, एक बार सर्च करना मानसिक, पता हो तो। सेवेंटी फाइव ओके ट्वेंटी औषध। इनिशिएटिव। तो क्या क्या करना चाहिए? तो पहली बात है पब्लिक, सोसाइटी और इंडिविजुअल। पब्लिक हेल्थ में आप बात करेंगे, अर्बन प्लानिंग में चेंज आना चाहिए, तो एयर पोल्यूशन कम करें, ग्रीन ग्रोथ, adoption of the EVs, फिर हायर adoption ऑफ द इंश्योरेंस रेट ऐसे सोसाइटी में, सोसाइटल का टेंशन कोहेजन बढ़ाना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद फिर जो पब्लिक गुड, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट है, पब्लिक पार्क है, सबको एक तरह सैनिटेशन में फोकस करना चाहिए, तब जाके जूनोटिक डिजीज कम होगा, सैनिटेशन से रिलेटेड हेल्थ डिजीज कम होगा। और फिर दूसरा इंडिविजुअल चॉइस में दो हो गया, फिजिकल एक्टिविटी, रोज डेली लाइफस्टाइल, हेल्दी हैबिट, माइक्रो हैबिट। और फिर आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो इसको प्रमोट करने का। तो उसी एक्सेस बॉडी फैट को कम करने के लिए बोन स्ट्रक्चर, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन डी उसको बढ़ाना चाहिए, इंडोरेंस, मसल पावर, प्रोटीन, फास्ट फूड का डाइट कम। उसके बाद फिर जो ट्रांस फैट है उसका भी यूजेस कम, अनसैचुरेटेड का ये, अनसैचुरेटेड अच्छा होता है कि सैचुरेटेड? सैचुरेटेड खराब। अनसैचुरेटेड। हाँ अनसैचुरेटेड हाँ, ठीक। तो अनसैचुरेटेड इज अनसैचुरेटेड हेल्दी। का बढ़ाना चाहिए, सैचुरेटेड कम का। सैचुरेटेड कहाँ मिलता है? तो रेड मीट में मिलता है, लीन मीट में कम होता है, रेड मीट में ज़्यादा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पोर्क हो गया, बीफ हो गया, फिर गोट हो गया, एक्सेट्रा। और अनसैचुरेटेड फैट मिलता है दूध में मिल रहा है, पनीर में हुआ, फिर वेजिटेबल मिल रहा है, एक्सेट्रा, बाकी सब कर्ड में होता है, हाँ। कर्ड में कर्ड होता में होता है। है। तो फिर वही बात है, आप पानी भी आप डायरेक्टली चिल्ड या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीजिए, नॉर्मली वाटर कूलर जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर पानी पिए, वॉक करिए, सुबह उठिए। तो इन जनरल इतने सारे एरिया है जहाँ पे इंटरवेंशन चाहिए। तो लाइफ मिशन बात करता है इसमें, हेल्थ फॉर ऑल का बात होता है, वन हेल्थ का बात होता है। तो तभी जाके पहली बार
हेल्थ, COP 28 में पहली बार इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज को जोड़ा गया हेल्थ से। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया। क्या है ठीक है। अब और 25-25? हाँ 75-25 इनिशिएटिव जो है, इट इज 75 मिलियन लोगों को जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज से सफर कर रहे हैं टू बी पुट ऑन स्टैंडर्ड केयर बाय 2025। हम्म। लाइफस्टाइल डिजीजेस के ऊपर है ये। ठीक है। इसमें बताओ कि लिखा हुआ है फियर ऑफ बिंग नो रूम फॉर हिजाब येट। तो हिजाब कंट्रोवर्सी था, कर्नाटक गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था हिजाब ऑल ओवर द कर्नाटका इन द स्कूल क्लासरूम। तो उसमें हुआ हाँ। था कि हिजाब इज अ फंडामेंटल राइट, पहनने का अधिकार है, कपड़ा से क्या फर्क पड़ता है, पढ़ाई से इम्पोर्टेंट है। ये हुआ था पूरा 2020-22 में। हाँ यही मतलब तो कि फिर वेदर दिस इज अ पार्ट सरकार ऑफ भी द चेंज हुआ। एसेंशियल हाँ, प्रैक्टिस ऑफ। और नॉट। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी हो जाए, मतलब इरेस्पेक्टिव कुछ भी, तो तुम्हारा क्या कहना है मानसी इसके ऊपर में? नॉट अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, अभी तो कोर्ट तो डिसीजन लिया है, लेकिन इन जनरल एज अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम द वुमेन पार्ट या फिर सोसाइटी के हिसाब से। लाइक मैं इस पे ये बोलूंगी, दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू रिलीजन। क्योंकि जब हम बाकी रिलीजन की बात करते हैं, सिखिज्म की बात करते हैं, तो वहां पे भी दे आर अलाउड टू कीप जो उनके पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस हैं, लाइक किरपान वो कैरी कर सकते हैं। तो आई वुड से कि हिजाब पहनने से दिस इज नॉट लीडिंग टू वॉयलेशन, या किसी चीज को हिंडर नहीं कर रहा है, या किसी वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट को हैम्पर नहीं कर रहा अगर आप हिजाब पहन रहे हो तो। ठीक है। तो इसमें काउंटर पॉइंट ये है कि फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम का बात हो रहा है सिर्फ यहाँ पर, यहाँ पब्लिक स्फेयर का हिजाब का बात नहीं हो रही। हाँ लेकिन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी पब्लिक इंटरेस्ट कैसे हैम्पर हो रहा है अगर आप हिजाब पहन के जा रहे हो? ठीक है। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का बात नहीं हो रहा है पहली बात, क्योंकि वहाँ पर अलाउड है, चाहे श्री राम कॉलेज हो गया, खड़गपुर हो गया, कहीं पर भी अलाउड है हायर एजुकेशन में, क्योंकि ड्रेस कोड नहीं होता है। क्लासरूम में क्या होता है कि ड्रेस कोड होता है, तो फॉर द इम्पोर्ट फॉर क्या करने के लिए, क्योंकि इक्वालिटी होना चाहिए ऑफ अपीयरेंस, और इक्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड होना चाहिए हर एक स्टूडेंट के बीच में। इसलिए एक ड्रेस कोड मैंडेटरी होता है क्लासरूम में। हम लोग यूएस और ब्रिटानिया तो है नहीं। हाँ तो स्कूल इसमें बता रहे, तो अब तब हजार राइट। का बात इसमें बात कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे सिर्फ क्लासरूम की बात हो रही है, मतलब स्कूल लेवल हाँ, पे? कर्नाटक का तो बात हुआ था, क्लासरूम का बात हुआ था ना, सब कोई। इट नहीं हैज कॉम्पिटिटिव रिस्ट्रिक्टेड। एग्जाम्स में भी एक नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एक अलग कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी ना, कि आपने हाँ। हिजाब पहने तो आप हम्म। एंट्री कर सकते हो। तो उसका एक क्योंकि और एक बोला था जा रहा कि जब आप एग्जाम देने है। आते हो तो फिर जो हिंदू लेडीज है उनका मंगलसूत्र उतारा जाता है, उनका हाथ में हम्म। कब उतारा जाता है। तो वो छोटा सा पार्ट है, उससे तो कुछ इम्पैक्ट नहीं, वो भी तो फंडामेंटल राइट के अनुसार आता है। तो उसमें कोई कंट्रोवर्सी क्यों नहीं होता फिर? और एक ये पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, जैसे हर इंस्टीट्यूशन के अपने रूल्स होते हैं। कई स्कूल्स में जैसे स्कर्ट्स पहनने को बोलते हैं, मतलब गर्ल्स को 12th तक पूरा। जैसे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें सूट होता है, और लाइक मतलब वो एग्जैक्टली चुन्नी नहीं होती, बट उस स्ट्राइप का मतलब एक दुपट्टा टाइप का होता है जो बेल्ट में टक करता है। तो वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है ना कि क्या यूनिफॉर्म कोड है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए अकॉर्डिंग टू। तो ये यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्मिटी इन यूनिफॉर्म जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है गिवन बाय द स्कूल्स, और जो मैंडेटरी दिया जाता है कि आप ये पहनिए, चाहे लड़कों को या लड़की को, तो आप उसको फॉलो करना जरूरी है, उसमें कोई रिलीजियस एस्पेक्ट ही नहीं है। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि कोई सैफरन क्लॉथ पहन के आ जाएंगे, टीका लेके आ जाएंगे, पहन के आ जाएंगे, या फिर कोई हिंदू लेडी हो गई, वो फिर घूंघट में आ जाएगी, तो फिर आप क्या बोलोगे? तो ये लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के कारण एक मैंडेटरी किया जाता है कि यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। द टेल ऑफ टू रिजिम, डिसरप्शन एंड हरिड डिलिब्रेशन। तो significant number of the bill has been passed without adequate deliberation during the NDA 2। तो इसमें इंपॉर्टेंट चार्ट बस डेटा ले लेना यहाँ पर अगर होगा तो ये ले सकते हो राज्यसभा लोकसभा में। NDA 2 के समय में लोकसभा के अंदर में 44 बिल्स हैव बीन पास्ड विद इन 60 मिनट्स, और राज्यसभा में 34 बिल हैज बीन पास विद इन 60 मिनट और लेस। दिस शोकेसेस कि 60 इतने सारे बिल पास हुए से एनडीए के समय। हाँ, यहाँ पर डेटा आ गया कि 2014-19 के बीच में 180 बिल पास हुआ। और करेंट लोकसभा में
207 बिल पास हुआ, मतलब 2 बार हुआ है, मतलब ओवरऑल 5 साल में 2 ND1 ND2 180, अभी 207। और उसमें भी 44 जो बिल पास हुआ है पूरा, वो 60 मिनट से लेस में हुआ है। और 34 जो है राज्यसभा में हुआ, वो 60 मिनट से लेस, जो दिखाता है कि जो डिबेट और डिलिब्रेशन नेगोशिएशन इसका जो स्कोप है, आवर्स ऑफ डिस्कशन होता है, वो कम हुआ है। तो उसके कारण दिखा अकाउंटेबिलिटी जो होना चाहिए ऑन द गवर्नमेंट, वो रिड्यूस हुआ है। इट इज नॉट अ हेल्दी ट्रेंड इन द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो पार्लियामेंट्री में होना चाहिए। मानसी। हाँ, हर्षित की आर्गुमेंट रहेगी। हम्म। तो इसको एक डेटा लिख लेना इसको, 180 बिल 207, यहाँ 44 बिल पास हुआ 60 मिनट में 34। यही बताओ, मिसिंग नेपालीज हु हैव जॉइंड द रशियन आर्मी, ऐसा क्यों है मानसी? नेपालीज हु हैव जॉइंड द रशियन आर्मी। अगर यहाँ बात करें नेपाल की इकोनॉमिक सिचुएशन की, तो इट माइट बी बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो। कोई लेना देना नहीं है रशियन आर्मी से, उसका मतलब रशियन यूक्रेन से लेना ही देना। नेपाल में ऐसा क्यों दिख रहा है कि बहुत से लोग ज्वाइन कर रहे हैं नेपाल आर्मी जा करके? मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए दे वुड हैव गॉन टू हाँ रशिया, एक, या हाँ हाँ। कोई, यहाँ और रशिया दूसरा में कोई रशिया ने एम्प्लॉयमेंट। निकाला था एक कि वीजा, आपको वीजा मिलेगा, आप ज्वाइन करें रशियन आर्मी। अच्छा, स्टडी वीजाज और इसके बेसिस पे। और 7 इंडिविजुअल हैव बीन लॉस्ट लॉस्ट देयर लाइफ। उसके लिए सस्ता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल ऐसे क्यों पैसा ज्यादा सस्ता है ह्यूमन लाइफ से, कि अगर 1 करोड़ रुपया देंगे, ठीक है, और अब 10,000 करोड़ हो गया, तो अब अप्रोक्सीमेटली कितना बिलियन डॉलर हो गया? 1.2 के आसपास, 1.2 1.3 बिलियन डॉलर हो गया। तो उसमें आप 10,000 लोग को आप इंप्लॉय करके आप डाल सकते हो आर्मी में, पता है ना, फंड कर सकते हो, और मर भी जाएंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि और रशियन रशियन एथनिक पीपल तो नहीं है ना वो। हर एक रशियन का जान जाता है तो प्रॉब्लम होता है सरकार को, रशियन पीपल का। लेकिन किसी नेपाली का जान जाएगा, इंडियन का जाएगा, किसी और का जाएगा, तो जो एक मशीनरी ग्रुप है, तो उसे क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए उन लोगों के लिए आसान है कि पैसा दो और लड़ाई करो। इसलिए प्रॉक्सी वॉर भी आसान होता है यूएस के लिए, क्योंकि वियतनाम और इराक देख चुके हैं हम लोग। इराक नहीं, अफगानिस्तान में वियतनाम, कोरियन भी देख चुके हैं। विल SLIM revolutionize the lunar landing? जापान स्मार्ट लैंडर इन्वेस्टिगेटिंग मून, SLIM spacecraft has entered into orbit around the moon after month-long energy journey ahead of its planned moon landing on January 19। अगर वो कर सकता है तो जापान विल बिकम द 5th कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन द रोबोटिक क्राफ्ट ऑन द नेचुरल सैटेलाइट। तो 4th कंट्री इंडिया, और बाकी फिर रशिया, चाइना एंड यूएस। तो जाक्सा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो वही सेम टाइप से गया है जापान भी। 2 टाइप से आ सकते हैं मून, ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर अर्थ है या मून है डायरेक्टली। आप जो पहला सुइस जो था, और रॉकेट यूएस और रशिया भेजता था, वो बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रिवेन था, डायरेक्ट भेज देते थे। लेकिन अपना है कि थोड़ा सा बस चेंज करेंगे टिल्ट, तो कर्व होगा, ग्रेविटेशनली सेंटर ऑफ पीटर फोर्स के कारण गोल, मतलब मूव करेगा, रिवॉल्व करेगा। और उसके बाद फिर आप थोड़ा सा और करेंगे, टिल्ट करेंगे, ऐसे करते 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 जितना दूर हो जाएगा, उसके बाद फिर आप उसमें डाल दोगे ऑर्बिट में, मून के ऑर्बिट में। उससे एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाता है, एनर्जी का यूसेज कम हो जाता है, कम पैसा लगता है इसमें जाने में, लेस फ्यूल। तो वही लिखा है कि फ्यूल थ्रिफ्ट, रूट बेस्ड। थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट होता है चेंज होता है डायरेक्शन, फिर थ्रिफ्ट होता है चेंज होता है डायरेक्शन, ऐसे करके भेज देते हैं उसको। तो फ्यूल एफिशिएंट रहेगा, मोर फ्यूल एफिशिएंट, अगर लैंड किया तो इंडिया में चंद्रयान 3 था, वो विक्रम लैंडर थे, और प्रज्ञान रोवर, लैंडर और रोवर। तो चंद्रयान 4 का जो कॉन्सेप्ट आने वाला है बाद में भी, वो हेल्प कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा ये सस्ता हो जाएगा, इट विल इंडोर मोर मैन्योरेबल, स्मॉल इन साइज, तो इकोनॉमिकली ज़्यादा रहेगा।
एज कम्पेयर टू चंद्रयान 3 भी। तो आने वाले समय में अगर और भी भेजना होगा मिशन फॉर द वाटर आइस लूनर सरफेस मिशन, तो एक तरह से इजियर रहेगा ऑप्शन। तो SLIM। तो लूपेक्स जो है एक तरह से फर्स्ट मिशन ऑफ इट्स थर्ड फेज इज लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स मिशन AKA चंद्रयान 4। इट इज इंडिया जापान जॉइंट इंटरप्राइज जो भेजा जाएगा 2026 में। तो एक इम्पोर्टेंट है लूपेक्स। But this is also for moon only. हम्म। हम लोग बात करते हैं ना आदित्य, तो हम लोग फिर बात करते हैं शुक्रयान, तो वैसे ही लूपेक्स आने वाले समय में। गगनयान, गगन, लूपेक्स हो गया ये, लूनर पोलर। ठीक है। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन 1992, तो इस पे क्या कहना है मानसी तुम्हारा? हम्म इस पे पूछे ना बाबरी मस्जिद हम्म डिमोलिशन पे। 92 में इस हुआ पे था ये चीज, चेंज द कोर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री हमेशा के लिए। इस पे ये बोलूंगी जो मतलब उस टाइम पे जो हुआ था ऑब्वियसली इवन वैसे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे उस टाइम पे एंड जो रिलीजन के बेसिस पे चीजें हुई तो डेफिनेटली वो सपोर्टिव नहीं है। हो सकता है कि इट वाज अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑन द इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री एंड इट शुड नॉट हैपन अगेन। द पाथ टू द नेगोशिएशन शुड बी यूज्ड वाया कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आप करना चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट इवेंट है, इट हैज टू बी कंडेम्ड, कोई इसमें इफ बट नहीं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बता। As a party celebrates 130th Foundation Day, here is a small quiz on the Indian National Congress. तो ये कौन है मानसी? co-founder and first president of Indian National Congress। ये पिक्चर से तो आई एम नॉट एबल टू मेक आउट कौन है। फर्स्ट प्रेसिडेंट। नहीं अभी मैं नेम नहीं थी कॉल कर पा रही हूँ। चंद्र चंद्र नाम है शायद, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ ढंग से। WC बनर्जी हम्म को फाउंडर Yes. फर्स्ट प्रेसिडेंट। हम्म इसको ले लो एक बार। But which education institution in Mumbai was the INC founded on 20th December 1885? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का नाम भी नहीं पता मेरे को। कौन सा था औशक? ये कॉलेज था। सेकंड पढ़ो, मैं बता रहा हूँ एक सेकंड। How is Diwan Bahadur Raghunath Rao, a resident of Mylapore in Chennai, connected with INC? तो उनका क्या रोल था दीवान बहादुर रघुनाथ राव in INC? Named the British civil servant and reformer, one of the founding fathers of INC, also considered the father of Indian ornithology. So British civil servant and reformer, one of the founding fathers of INC, I think A.O. Hume हो सकता है। ट्रू। Then question 4, it was only in 1917 that the INC got its first woman president. Name the lady who is more famous as theosophist and home rule activist. So Annie Besant.